हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस की टेस्ट सीरीज के बारे में। ये हमारा टेस्ट जो है वो तीसरा टेस्ट है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यहाँ पर यांत्रिकी। यहाँ पर हम द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से संबंधित एमसीक्यू के फॉर्म को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम जो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी अच्छा तरीका है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का। सभी परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, एसएससी का, एसएससी सीजीएल और आपका जो है रेलवे वाला एग्ज़ाम, जहाँ पर साइंस का जो पोर्शन है वो अच्छा खासा यहाँ पर कवर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के, पीसीएस और यूकेएसएससी चाहे यूपीएसएससी के लिए जो है साइंस अच्छा खासा यहाँ पर कवर होता है एग्ज़ाम में। तो उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। पीसीएस में भी लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चंस साइंस के मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमारे पास कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा हुआ है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू पर क्या रीडिंग होगी? तो तराजू की जो रीडिंग है वो यहाँ पर घटेगी। सही उत्तर जो हमारे पास वो है यहाँ पर बी। व्यक्ति के गहरी सांस लेने या सांस को बाहर छोड़ने से दोनों ही सिचुएशनों में जो तराजू की जो रीडिंग है वो यहाँ पर घटेगी, यानी कि जो तराजू द्वारा जो व्यक्ति का जो वजन है वो कम दर्शाया जाएगा। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य है वो कार्य करता है अपकेंद्रीय बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पे यह कार्य करता है। यह एक प्रतिक्रिया बल है जो अभिकेंद्रीय बल के बाहर की तरफ, यानी केंद्र से बाहर की ओर यह मूव होता है। तो इसको बोलते हैं हम अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ये एक प्रकार का बल है कि जिसमें अभिकेंद्रीय बल के लगभग बराबर होता है, परंतु उसकी जो दिशा है वो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन में और जो दूध से मक्खन जो निकालने वाली मशीन है वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अपकेंद्रीय बल। दोनों ही में ही, वॉशिंग मशीन में भी और दूध से मक्खन निकालने वाले में भी अपकेंद्रीय बल लगता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि यहाँ पर वेक्टर नहीं है? तो वो है यहाँ पर आयतन। सही उत्तर है हमारे पास डी। आयतन यहाँ पर वेक्टर राशि नहीं है। यदि हम बात करते हैं वेक्टर राशि के बारे में, तो यह वो राशियाँ होती हैं या जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है इनको व्यक्त करने के लिए। जैसे हम पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं, विस्थापन यानी मूवमेंट। यदि आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं तो वो यहाँ का विस्थापन है। यहाँ पर दिशा भी डोनेट होती है कि दिशा इस दिशा में यहाँ गया है, पूर्व में गया, पश्चिम में गया, और कितना यहाँ पर ये मूवमेंट हुआ, या 10 किलोमीटर गया। तो यहाँ पर दोनों ही हमें बताई हमने कि यहाँ पर विस्थापन के लिए दोनों का ही हमें जरूरत पड़ी, दिशा भी और परिणाम भी। आयतन के लिए हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात हम हमारे साथ वेग में भी है और बल में भी है। तो वेग, बल, विस्थापन और कौन कौन सी हैं? त्वरण, संवेग, आवेग, इन सभी में जो है दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर ये अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियाँ यहाँ पर ये थी। इसके लिए आप हमारी ट्रिक जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर हमने इसको याद करने के लिए एक अच्छी ट्रिक बनाई है। जीएस की वहाँ पर बहुत सी ट्रिकें हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी। नीचे हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जो ट्रिक की जो प्ले लिस्ट है आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण हमारा जो आशय है वो है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का जो है विनाश हो सकता है।
ऊर्जा को केवल हम उसका जो मूल क्षेत्र, मूल जो परिमाण है उसमें बदल सकते हैं। यानी हम जो हमारा यूरेनियम 235 है उससे हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं। यहाँ पर ना तो ऊर्जा का ह्रास हुआ है और न ही यहाँ पर ऊर्जा कोई नई ऊर्जा बनी है। केवल जो हमारे पास यूरेनियम 235 ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में उपस्थित थी उसको हमने अब परमाणु ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया है। यही बात हमें सौर ऊर्जा में दिखाई पड़ती है। सौर ऊर्जा में ना ही तो किसी नई ऊर्जा का यहाँ पर सृजन होता है और ना ही किसी नई ऊर्जा का विनाश होता है। सौर ऊर्जा से प्राप्त करके हम ऊर्जा को एक उपयोग करने वाली फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। यही बात हमें जल में भी है। जल की हम गतिज ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण जो नियम है वो ये कहता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। केवल उसका जो फॉर्म है, उसकी जो मेन फॉर्म है, हम उसको ही बदल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वायु शक्ति जिसको हम विंड पावर भी कहते हैं, ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित होता है? तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर गतिज ऊर्जा। अभी हमने यहाँ पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि कोई भी ऊर्जा का जो है ना ही तो विनाश होता है और ना ही उसका सृजन होता है। यहाँ पर जो वायु शक्ति है या कोई विंड पावर है उसको हम विद्युत ऊर्जा में ऐसे बदलते हैं। यहाँ पर जो बहती हुई वायु से उत्पन्न हुई ऊर्जा को ही हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के जो उत्पादन के लिए यहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। कुछ इस तरीके से पवन चक्कियाँ लगती हैं जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में हवाएं चलती हैं। तो जब यहाँ से कोई भी पवन चलती है या कोई भी हवा चलती है तो वो इन पवन चक्की को घुमाती है। रोटेट होने की वजह से यहाँ पर इसका जो लिंक होता है वो नीचे एक मोटर से होता है। जब यहाँ पर ये जो मोटर है ये जब चलती है यहाँ से मोटर ये, तो इस यांत्रिकी ऊर्जा को जो है हम जनित की मदद से जो है विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमें जो वायु की जो या विंड की जो हमें गतिज ऊर्जा थी उसको हमने साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर चेंज किया है। तो गतिज ऊर्जा का सही उत्तर होगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व। अब हम यहाँ पर इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। ये यहाँ पर हमारी ट्रेन है और यहाँ पर ये इनकी जो सीट है बैठने के लिए किसी पर्सन्स की, तो यहाँ पर वो पर्सन्स बैठा हुआ है। अब जैसे ही ट्रेन अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो जो यात्री का जो निचला हिस्सा है वो गाड़ी के साथ चलना प्रारंभ करता है, परंतु जो ऊपरी हिस्सा है यात्री का वो स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहने का प्रयत्न करता है। अब जैसे ही यहाँ पर कोई ट्रेन मूवमेंट करती है तो इसके जो है वो पीछे की ओर झुकने का प्रमाण होता है स्थिरता के जड़त्व के कारण। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए, स्थिरता का जड़त्व के कारण यह घटना घटती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि? सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम बर्फ़ पर चल नहीं पाते और सड़क पर आसानी से चल पाते हैं। सड़क पर चलने में हम आसानी इसलिए होती है क्योंकि जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है वो खुरदरी होने के कारण यहाँ पर घर्षण बल अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं बर्फ़ की जो सतह है वो चिकनी होती है, वहाँ पर घर्षण बल जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। इसी वजह से जो है सड़क पर चलना आसान है बर्फ़ की अपेक्षा। और जो बर्फ़ की जो सतह है वो इतनी खुरदरी नहीं होती कि उस पर पैर टिकाकर हम चल सकें। दूसरी ओर जो सड़क है वहाँ पर पैर टिकाकर हम जो धरती है उसको पीछे की ओर धकेल पाते हैं और न्यूटन के जो तीसरा नियम है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जो बर्फ़ है वो सड़क की अपेक्षा उसमें घर्षण कम है और उस पर चलना जो है वो कठिन है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा
बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन से भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो यहाँ पर जो हमारे पास सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर द्रव्यमान। यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला है, उसकी बात करते हैं हम। तो F बराबर m में। यहाँ पर यह है कि जो वस्तु के द्रव्यमान है और उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग इंटू वेग। अब हमें कहा गया है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान बराबर संवेग अपॉन वेग। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हमने यहाँ पर द्रव्यमान निकाला। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर बी। बात करते हैं, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में कार्य करने को हम यहाँ पर साधारण यंत्र बोलते हैं। आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी। आप अक्सर जो है मैकेनिक की दुकान पर गए होंगे जहाँ पर आपको कार अपनी कोई ठीक करानी होगी। तो वहाँ पर जब कार के इंजन को ऊपर उठाया जाता है तो एक छोटी सी यहाँ पर चैन के थ्रू वो उसको ऊपर खींच लेते हैं। तो यह भी एक साधारण सा यंत्र है, और अगर हम इस यंत्र का प्रयोग नहीं करते तो गाड़ी के इंजन को इस तरीके से उठाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो एक पुली की मदद से आप उसको आसानी से उठा सकते हैं। ऐसे ही आपको जो निजी ज़िंदगी में कोई आपका प्रयोग है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साधारण यंत्र का क्या काम है? कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने से इसका अर्थ लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा केवल गतिज ऊर्जा। पिछले हमने प्रश्न पे यहाँ पर डिस्कस किया था कि हवाओं की ही गतिज ऊर्जा को प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। बहती हुई हवा को हम केवल गतिज ऊर्जा उसमें होती है, और हवाओं की ही गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा के अन्य रूप विद्युत धारा, या इसको हम बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जो हवा में ऊर्जा होती है कौन सी? गतिज ऊर्जा। सही उत्तर है हमारे पास बी। आशा करते हैं आपको हमारी शिक्षा पसंद आ रही होगा। पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।